स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जीवन संगठन के स्तर, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब देखिए, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक क्या क्या हैं। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है अजैविक यौगिक और दूसरा है जैविक यौगिक। जैविक यौगिक को हम जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब देखिए, इन अजैविक यौगिकों को 5 भागों में बांटा गया है और वे 5 भाग हैं जल, अम्ल, क्षार, लवण एवं गैस समूह। वहीं पे इन जैव अणु को फिर 2 भागों में बांटा गया है और उनका नाम है लघु अणु एवं मैक्रो अणु। लघु अणु मतलब जो छोटे अणु होते हैं उन्हें हम लघु अणु कहते हैं एवं जो बड़े अणु होते हैं उन्हें हम मैक्रो अणु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। उनको 2 भागों में बांटा गया है और वे हैं माइक्रोमोलिक्यूल यानी कि लघु अणु एवं मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि मैक्रो अणु। अब देखिए, लघु अणु को 4 भागों में बांटा गया है और वे 4 भाग हैं सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो मॉलिक्यूल यानी मैक्रो अणु को भी 4 भागों में बांटा गया है और वे हैं जटिल शर्करा, प्रोटीन, लिपिड्स एवं न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जैव अणु के बारे में। जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रोमोलिक्यूल एवं मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब लघु अणु, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब मैक्रो अणु। ठीक है, अब देखिए, आ जाते हैं वापस हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ मिलती है? ये बायोमोलिक्यूल्स, तो ये बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु ये सजीवों द्वारा उत्पन्न होती है और इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन चीजों द्वारा ये बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु गठित होती है। इनके उदाहरण क्या है? उनके उदाहरण है प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी इनके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोमोलिक्यूल यानी कि लघु अणु के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं लघु अणु के उदाहरण। लघु अणु के उदाहरण हैं सिंपल शुगर यानी कि सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आ जाते हैं सरल शर्करा पे यानी कि सिंपल शुगर। देखिए, ये सरल शर्करा जो है इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड एवं तीसरा है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है। अब आप बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हम हर दिन चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, इनमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहती है। ठीक है, और दूसरी बात जो है ये सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, चीनी। ठीक है, सैकेराइड का मतलब होता है चीनी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, मोनोसैकेराइड यानी कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, और इनका वर्गीकरण जो है वो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एवं हेप्टोज, ये हुआ इनका वर्गीकरण। एवं जो दुनिया में सबसे सामान्य मोनोसैकेराइड जो है वो है हेक्सोज। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा डाइसैकेराइड के बारे में। जल अपघटन से विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड शर्करा बनाते हैं डाइसैकेराइड। जल अपघटन से विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड शर्करा बनाते हैं डाइसैकेराइड। और इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज एवं मैल्टोज।
ठीक है। ये सुक्रोज जो है ये 2 मोनोसैकेराइड द्वारा गठित है, लैक्टोज का भी वही कहानी है एवं मैल्टोज भी वही कहानी है। ये सभी 2 मोनोसैकेराइड द्वारा गठित है। अब मैं आपको बताऊंगा ओलिगोसैकेराइड के बारे में। जल अपघटन से 3 से 6 अणु सरल शर्करा बनाते हैं ये ओलिगोसैकेराइड। 3 से 6 सरल शर्करा जल अपघटन द्वारा प्रस्तुत या प्रोडक्शन करती है ये ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एवं पेंटासैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड ये सभी जल में घुलनशील हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अमीनो अम्ल यानी अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब देखिए, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की इकाई होती है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की इकाई होती है। जिस तरह हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है, किसी इमारत की इकाई ईंट होती है, उसी तरह प्रोटीन की इकाई अमाइनो अम्ल होती है। इसकी अगर आप रचना देखेंगे तो अमाइनो अम्ल की रचना में एक अल्फा कार्बन पाया जाता है और उसी के साथ एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है और एक आर ग्रुप जुड़ा रहता है। अब देखिए, 2 अमाइनो अम्ल को पेप्टाइड बंधन से जोड़ा जाता है। 2 अमाइनो अम्ल है। इन दोनों अमाइनो अम्ल के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, यानी कि पेप्टाइड बंधक, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फैटी अम्ल यानी फैटी एसिड्स के बारे में। अब देखिए, साधारण वसा एवं तेल जल के ऊपर तैरता है क्योंकि इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है। प्रत्येक फैटी अम्ल का गठन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एवं सम संख्या कार्बन परमाणु द्वारा होता है। तो जिस वसा की संरचना में केवल संतृप्त फैटी अम्ल भाग लेती है वो ठोस होती है एवं जिस वसा की संरचना में केवल असंतृप्त फैटी अम्ल भाग लेती है वो तरल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए असंतृप्त फैटी अम्ल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त फैटी अम्ल में बदला जाता है, यानी कि इस तरीके से तेल को लिपिड में बदला जाता है। उदाहरण के तौर पे है मार्जरीन एवं घी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट से जुड़कर बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट से जुड़ के बनता है न्यूक्लियोटाइड और इन्हें एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि जीएमपी, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु को 2 भागों में बांटा गया है और वे 2 भाग हैं लघु अणु एवं मैक्रो अणु। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने लघु अणु के बारे में पढ़ाई कर ली है, अब मैं आपको मैक्रो अणु के बारे में बताऊंगा। तो मैक्रो अणु, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो आकार है वो बड़ी होती है। तो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को पॉलीसैकेराइड के बारे में बताऊंगा। ये जो पॉलीसैकेराइड है ये 6 से ज्यादा मोनोसैकेराइड द्वारा गठित होती है एवं इसकी आधारभूत फॉर्मूला है C6H10O5 C6H10O5 और ये जल में जल्दी से नहीं घुलती है, जल में घुलती ही नहीं है, जल में अघुलनशील है। अब मैं आपको बताऊंगा पॉलीसैकेराइड के प्रकार। ये इन प्रकारों में बटी हुई है। स्टार्च जो अनाज, आलू में पाई जाती है। फिर देखिए ग्लाइकोजन
ये जंतु के शरीर में पाई जाती है। उसके बाद सेल्यूलोज, जो वनस्पति कोशिका भित्ति यानी कि किसी भी पौधे के सेल वॉल कोशिका भित्ति में पाई जाती है। उसके बाद काइटिन, ये कीट के बाहरी कंकालों में काइटिन पाई जाती है। उसके बाद डर्माटन सल्फेट, ये त्वचा, रुधिर नली, इन सभी जगहों पे पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के कार्य। शरीर की टूट फूट की मरम्मत में कार्बोहाइड्रेट काफी सहायता करती है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित हो जाती है एवं ऊर्जा उत्पत्ति के लिए भी इसका उपचयन होता है। तो बच्चों, अब मैं आपको लिपिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लिपिड्स के बारे में सबसे पहले यह पॉइंट है कि ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने लिपिड्स का नाम प्रस्तावित किया था। ठीक है, अब देखिए लिपिड्स की जो संरचना है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्वारा गठित होती है। जल में ज्यादातर लिपिड्स अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, इसका मतलब यह है कि कार्बनिक प्रोडक्ट्स में वो घुल जाते हैं। कुछ लिपिड्स हैं जो कार्बनिक प्रोडक्ट्स में घुल जाते हैं। ये लिपिड्स पाई कहाँ जाती है? ये कोशिका झिल्ली, हार्मोन एवं विटामिन, इनका प्रधान अवयव लिपिड्स होता है। अब देखिए लिपिड्स की भूमिका क्या है, क्या कार्य करते हैं ये लिपिड्स। कोशिका झिल्ली के निर्माण में लिपिड्स भाग लेते हैं। वसा संचित भोजन का कार्य करती है, मतलब जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो खाना खा के 6 महीने तक सोते हैं, तो उनके शरीर में वसा जम जाती है और ये जो वसा है वो 6 महीने सोते वक्त भोजन का कार्य करती है। अब पढ़ेंगे लिपिड्स जो है भोजन का कार्य करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एवं इसी तरह वे ऊर्जा स्रोत के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य इसे परिरक्षी यानी कि प्रिजर्वेटिव एवं रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, परिरक्षी का मतलब क्या है? परिरक्षी का अर्थ है अगर हम कोई सामान बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहती हैं ताकि वो नष्ट ना हो। ठीक है, और उसमें एक्सपायरी डेट रहता है कि यह सामान इतने दिनों तक टिकेगी। तो वो प्रिजर्वेटिव जो है वो लिपिड्स को प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको मैक्रो अणु के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जो है प्रोटीन। अभी अभी हमने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ाई की, अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रोटीन का नामकरण मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1840 में किया था। अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये प्रोटीन, एवं 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमारे भोजन में हमारे भोजन की जो सेवन जो हम करते हैं, किस किस भोजन के पदार्थ में प्रोटीन पाई जाती है, वो है दाल, पनीर, मुर्गे का मांस, चना, सोयाबीन, मटर। अंडे में जो सफ़ेद रंग की जो भाग होती है जिसे हम अंड श्वेत कहते हैं, उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। एवं ऐसे ही और भी बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए प्रोटीन के कार्य। ऊर्जा एवं ऊष्मा के निर्माण में प्रोटीन काफ़ी सहायक है। रोग उत्पादनकारी जीवाणु की रोकथाम में भी प्रोटीन सहायक है। किसी अमीनो अम्ल से रोग निरोधी पदार्थ भी बनते हैं, एवं कोशिका के जीव द्रव्य की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन काफी सहायक है। तो बच्चों, अब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जॉन फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में इसका अध्ययन किया एवं इसका नाम न्यूक्लिन रखा। ठीक है,
अब न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा जाता है, एक है डीएनए एवं दूसरा है आरएनए। डीएनए को कहते हैं हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसकी संरचना, न्यूक्लिक एसिड की संरचना कैसी हुई है। इसकी रासायनिक संरचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस द्वारा हुई है एवं न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस से जो प्राप्त होते हैं वो है प्यूरिन, पाइरिमिडिन, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, शुगर एवं फॉस्फोरिक एसिड।